दुनिया में खेल जो हो रहा है ना, बड़ा खेल चल रहा है एंड इंडिया इज अ टाइनी पार्ट ऑफ दैट। हम लोग अभी दुनिया का मार्केट का 3% है, 3%। लास्ट 10 साल में से 5 साल बेस्ट एसेट रहा है अमेरिका का मार्केट, 4 साल बेस्ट एसेट रहा है गोल्ड, 1 साल बेस्ट एसेट रहा है हमारा देश का स्टॉक मार्केट। फंसोगे कब? जब भविष्यवाणी में घुसोगे कि बॉस मैंने आज सुबह ये अखबार पढ़ा, ये सौरभ की किताब पढ़ी, मुझे तो लग रहा है इंडिया पे ओवरवेट होना चाहिए। इफ यू गेट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ गेम, नो, तो फिर जिंदगी में कठिनाई है। कर्जा हमने भयंकर उठाया है। वी आर द मोस्ट कर्जदार मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड। आरबीआई रिपीटेडली बोल रहा है कि नेट हाउस होल्ड सेविंग्स, नेट हाउस होल्ड सेविंग मतलब सेविंग माइनस बोरोइंग डिवाइडेड बाई कमाई, ये हमारा पूरा टूट गया है। यू हैव टू क्रश योर कॉस्ट ऑफ लिविंग, यू हैव टू थिंक वेरी एक्टिवली 24 घंटे कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे गिग को बड़ा करूं, कैसे कमाई करूं। और हमारे देश को अब डिसीजन लेना पड़ेगा अगले 3-4 वर्षों में, हमको ग्लोबल गेम खेलना है या हमको यहीं पे रहना है, बिकॉज आईटी का जमाना खत्म हो रहा है। तुम्हीच सगळे ॲडवायझर 4 वर्षापूर्वी वेगळं सांगत होता, त्याच्या 4 वर्षाआधी अजून वेगळं सांगत होता. तर दर 2-3 वर्षानं युअर नरेटिव्ह इज चेंजिंग. देन व्हाय शुड आय ट्रस्ट यू? थिंक मीटसाठी जमलेल्या तुम्हा सगळ्यांचं आणि थिंक बँकच्या सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा स्वागत. हा थिंक मीटचा पहिला प्रयोग आहे आणि आपण गप्पा मारतोय सौरभ मुखर्जी सरांशी. कॉन्टेक्स्ट तुम्ही ऐकलात आणि बाकीच्यांनी आपल्या मिडल क्लास क्रायसिस या आधीच्या व्हिडिओमध्ये ऐकलेलं आहे की ब्रेक पॉईंट या पुस्तकात सौरभ मुखर्जी आणि नंदिता राजहंस यांनी 3-4 थेरी मांडलेत की अशा पद्धतीनं भारत बदलतोय. सर, प्रश्न असा आहे की त्या व्हिडिओमध्ये आम्हाला प्रॉब्लेम कळला की दिस इज द प्रॉब्लेम. प्रश्न असा आहे आता की आम्ही कुठं गुंतवणूक करायची? 2 वर्ष आय टीतनं काही इथं रिटर्न नाही आहेत स्टॉक मार्केटमधून. सोनं इतकं वाढलंय की घ्यावं असं वाटत नाही. 2-5 वर्षापूर्वी असं होतं की इंडिया इज बिग कन्झम्पशन स्टोरी, त्याच्यात इन्व्हेस्ट करायचं आहे. आता तुम्ही म्हणताय कन्झम्पशनच नाही आहे. या क्षणी व्हेअर शुड आय इन्व्हेस्ट? जहाँ तक हमको दिख रहा है राइट, कंट्री में 3 लेवल्स पे वी विल हैव टू अटैक द सोल्यूशन राइट। एक कोई एक दो चीज़ करके नहीं होगा, 3 लेवल पे सोल्यूशन। इन्वेस्टमेंट में आता हूँ, बट उसके पहले मुझे और एक सोल्यूशन दिख रहा है। इनफैक्ट कुछ हद तक आपके शहर में दिख रहा है, कुछ हद तक चेन्नई चेन्नई बैंगलोर हैदराबाद, जहाँ पे भी बड़े बड़े आईटी हब्स है राइट। जाहिर है वहाँ पे एआई का प्रहार भयंकर रहेगा राइट। वो सियाटल में हो, सैन फ्रांसिस्को में हो या हिंजेवाड़ी में हो, द वर्ल्ड विल नॉट नीड एज मेनी कोडर्स राइट। बट जो अच्छी स्टोरी जो हमको दिख रही है ऑलरेडी, काफ़ी लोग सेकेंड थर्ड टीयर सिटी में जाके रिलोकेट कर रहे हैं। वो देहरादून हो, नागपुर हो, नासिक हो, कुर्ग हो, कोयम्बटूर हो, और वहाँ से वो लोग गिग वर्क कर रहे हैं। तो जैसे अपवर्क जैसा यूएस में एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप इंडिया में बैठ के टांजेनिया में किसी रेस्टोरेंट कंपनी के लिए मानो सीआरएम बना सकते हो, बांग्लादेश में किसी बिस्किट कंपनी का सोशल मीडिया हैंडल मैनेज कर सकते हो। तो पूरे दुनिया का जो काम है ना, वो वर्चुअलाइज होके ऐसा गिग प्लेटफॉर्म पे जा रहा है राइट। एंड अगर आप किसी स्वीडन के हॉस्पिटल के लिए सीआरएम बनाओगे, दे डोंट केयर आप बॉम्बे के सबब्स में महंगा फ्लैट में हो या नासिक में नाइस प्लेस में कम 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 कॉस्ट में रह रहे हो। दे जस्ट वॉन्ट टू गेट द वर्क डन। तो जो हमको दिख रहा है कि ग्लोबल गिग वर्क का पूरा एक्सप्लोजन आएगा। ये ऑफिस में जाने का सिलसिला का स्टोरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आई थिंक फॉर माई चिल्ड्रंस जनरेशन, बाय द टाइम माई बच्चाज ग्रेजुएट, ये इंटरव्यू करो, जॉब पाओ, सैलरी बोनस, ग्रेजुएशन वगैरह, वो पूरा अप्रेजल होगा, वो स्टोरी खत्म है राइट। जैसे इफ़ यू आस्ट माई ग्रैंड फादर्स जनरेशन 50 ईयर्स अगो कि मैं ज्वाइन करके ग्रेजुएट बन के सैलरी बोनस पाऊंगा, ही वुड हैव थॉट इट अजीब सा क्या बोल रहा है सौरभ। माई चिल्ड्रन विल फाइंड इट इक्वली ऑड कि ये पूरा सिलसिला चला। तो गिग वर्क विल बी द न्यू वे टू वर्क, एंड इसमें स्वाधीनता काफ़ी होगी, इंडिपेंडेंस काफ़ी होगा। अलग अलग एक एक इंसान जो भूखा इंसान है, अग्रेसिव इंसान है, हंग्री इंसान है, दैट पर्सन कैन वर्क 20 आवर्स अ डे इफ ही वांट्स राइट। जो टैलेंटेड है, एंटरप्रेन्योरियल है, वो एक्चुअली गिग वर्क का छोटा छोटा ग्रुप भी बना सकता है। यू कुड बी इन नासिक, यू कुड रन 20 अदर पीपल सिटिंग इन देयर बेडरूम डूइंग वर्क। तो ये नया एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ज़िंदगी का। मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। मैं ऑफिस के कन्फाइंड्स में मेरे को कभी मज़ा आया नहीं था, तो मुझे गिग वर्क का माहौल काफ़ी अच्छा लगता है। ये ज़रूर बात है विनायक, जो कम्युनिटीज़ उतने एंटरप्रेन्योरियल नहीं है, जैसे मैं बंगाली हूँ राइट, आप मराठी हो, जो कम्युनिटीज़ उतने एंटरप्रेन्योरियल नहीं है, उनको एक मेंटल शिफ्ट लाना पड़ेगा, उस मेंटल शिफ्ट लाना पड़ेगा। बट मेरे ख्याल से वो हो जाएगा। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, वो हो जाएगा। तो वो तो है ज़िंदगी की रोजी रोटी कमाने का वो पूरा तरीका। आई थिंक 180 डिग्री फ्लिप मारेगा अगले 10 साल में, पॉजिटिव फ्लिप मारेगा। आई थिंक हमारे किताब में हमने बोला है कि 100 मिलियन गिग जॉब्स इंडिया में होंगे अगले
5 साल में ऑफिस के जॉब मर रहे हैं, हमारे सामने मर रहे हैं, ग्रेजुएट इनटेक कुछ है नहीं दिख रहा है, बट गिग जॉब्स पैदा हो रहे हैं, उसका डेटा नहीं है किसी के पास। धीरे धीरे वो डेटा सरकार के पास आएगा एंड अच्छा स्टोरी होगा। हाँ, इसमें एक इशू है, मेरे ख्याल से सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन का दिक्कत आएगा। बिकॉज इफ आई एम डूइंग गिग वर्क हियर एंड मेरा क्लाइंट है लैटविया में, मैं बोलूँगा यार मेरे को स्टेबल कॉइन में पेमेंट दे दो, राइट, एंड वो टीडीएस का स्टोरी वहाँ पे उतना इजी नहीं है, राइट। सो मुझे जो दिख रहा है, जो ऑलरेडी आ रहा है इंडिया में टैक्स कलेक्शंस में कमजोरी आ रही है, वो कमजोरी गिग वर्क के माहौल में और बढ़ेगी। इनफैक्ट नीति आयोग का ही फोरकास्ट है, नीति आयोग ने फोरकास्ट डाला है कि नंबर ऑफ गिग वर्कर्स इन इंडिया कुछ 7 गुना जंप मारेगा इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, ठीक है। तो ये बड़ा चेंज है, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। मेरे ख्याल से हम सबको पॉजिटिवली देखना चाहिए। दूसरा जो होगा, ये स्टोरी की मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं इंडिया में निवेश करता हूँ, ये स्टोरी खत्म हो जाएगा, राइट। ऑलरेडी आप देखिए, हम लोग बैठे हैं थिंक बैंक में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सोनी का कैमरा है, वो आईफोन जैसा लग रहा है, ये माइक भी चाइनीज लग रहा है, राइट। हार्डली एनीथिंग इन योर लाइफ इज नाउ इंडियन। जो आप दवाई भी खा रहे हो, मानो कोई इंडियन कंपनी है, सिप्ला और अरबिंदो का दवाई, उसके अंदर भी 70-80% ऑफ द मसाला कम्स फ्रॉम विच कंट्री? चाइना, ठीक है। तो हार्डली कुछ हमारे देश में, अगर आप कोई कपड़ा पहने हो, अगर वो नॉन कॉटन कपड़ा है ना, अगर वो कपड़ा कॉटन का नहीं है, वो सिंथेटिक फाइबर कौन से देश से आ रहा है? चाइना, राइट। सो जो कपड़ा भी पहने हो, सोचो, जो बॉडी पे कपड़ा भी पहना है वो भी बाहर से आ रहा है, जो सर ने ये हेडफोन लगाया वो भी बाहर से आ रहा है, कैमरा भी बाहर से, मेरा घड़ी भी बाहर से, बाहर जो गाड़ी खड़ा है उसका आधा पुर्जा बाहर से। सो एज इट इज, राइट, एज इट इज वी आर बाइंग स्टफ, मोस्ट ऑफ आर मनी, हमारा मेजोरिटी खर्चा विनायक विदेशी सामान पे हो रहा है। तो धीरे धीरे लोग बोलेंगे यार लॉजिकल है कि अगर मेरा मेजोरिटी खर्चा डॉलर में है, राइट, जैसे आज रात को मैं बेंगलोर जाऊंगा, प्लेन लूंगा एयरबस का, राइट, प्लेन विदेशी, उसके अंदर जो तेल है वो भी विदेशी। कभी कभी तो मैं देखा है इनफ्लाइट मैगजीन भी हमारे देश के एयरलाइन में विदेशी होता है। खाना मिलता नहीं है, अगर खाना मिलता नहीं है, बट पायलट यूजुअली इंडियन होता है। दैट्स द ओनली थिंग अबाउट द फ्लाइट विच इज इंडियन। 90% ऑफ द प्लेन का फेयर रुपीज़ में मैं पे किया, मैं आज रात को जा रहा हूँ, रुपीज़ में पे किया, बट एक्चुअली विदेशी खर्चा है। सो धीरे धीरे लोग बोलेंगे हमारा निवेश भी विदेश में होगा, ठीक है। नाउ अगर 4 साल पहले विनायक आप हमको बुलाते, तो विदेश का निवेश काफ़ी टेंशन वाला जर्नी था, कुछ बड़े बड़े टैक्स थे। 4 years अगो इन्वेस्टिंग अब्रॉड भारत सरकार दबा के टैक्स लेती थी, खर्चा भी भयंकर था, 2-3% तो निकल जाता था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फॉरेन एक्सचेंज, ब्रोकर को दो, फंड मैनेजर को दो। लेकिन लास्ट 4-5 years में गिफ्ट सिटी गुजरात में भारत सरकार ने एक सेटअप बना दिया है, जहाँ पे हम जैसे लोग एक ऑफिस लगाए हैं, और हमने एक न्यूयॉर्क में भी, यूएस में भी ऑफिस लगाया है, वहाँ का रेगुलेटर का भी लाइसेंस लिया है, गुजरात में भी लाइसेंस लिया है, और इस जरिए से हम भारत सरकार का जो गिफ्ट सिटी का रिजीम है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें 3 बहुत बड़े फ़ायदे भारत सरकार आपको दे रहा है। पहला फ़ायदा, गवर्नमेंट इज सेइंग व्हेन यू इन्वेस्ट अब्रॉड थ्रू गिफ्ट सिटी, दूसरी जगह से करोगे ये फ़ायदे नहीं मिलेंगे। अगर आप विदेश में निवेश करो थ्रू गिफ्ट सिटी, टैक्स देने की, कैपिटल गेन्स टैक्स देने की जिम्मेदारी फंड मैनेजर की, आपकी नहीं। ये सरदर्दी आपसे सरकार हटा ले रहा है, पहली बार ये हो रहा है। सो फार इफ यू इन्वेस्टेड अब्रॉड, कैपिटल गेन्स टैक्स भरने का जिम्मेदारी आपका, एंड इट वाज अ हेडेक। एंड आपको पता है इंडिया में जब टैक्स भरना हेडेक होता है, क्या उसके नतीजे होते हैं, राइट। तो ये सरदर्दी भारत सरकार ने हटा दिया है। टैक्स देने की जिम्मेदारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में गिफ्ट सिटी के जरिए से जिम्मेदारी फंड मैनेजर की हो रही है। दूसरा है, ये इन्वेस्टमेंट निवेश डॉलर में गिना जा रहा है, राइट। एज अ रिजल्ट कैपिटल गेन्स टैक्स भी जो है, जो आपके लिए फंड मैनेजर भरेगा, डॉलर में। तो जैसे जैसे रुपी स्लाइड करता है, आपको तो पता ही है, रुपी हर दशक में एवरी 10 years रुपी लूजेस 40% टू द डॉलर। मेरे ख्याल से 40 से 50 बनने वाला है। हर दशक में 40% रुपी का भाव धुल जाता है। बट ये जो डिप्रिसिएशन है, इसका फ़ायदा जो है आपको मिलेगा गिफ्ट सिटी के थ्रू, बिकॉज जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो रुपी डॉलर में गिना जाएगा, रुपी में नहीं। तो जैसे आज रुपी इज़ 95 टू द डॉलर, मानिए आज से 3 साल बाद रुपीज बिकम्स 115। 95 टू 115 का जो डिप्रिसिएशन है विनायक, गिफ्ट सिटी के रिजीम के तहत ये आपको टैक्स फ्री मिलेगा। ये दूसरा फायदा कर दिया है। तीसरा फायदा भारत सरकार ने किया है, अदर देन द फैक्ट दैट पीपल लाइक अस कैन सेट अप ऑफिस एंड वो लो कॉस्ट है, तीसरा रिमार्केबल फायदा भारत सरकार ने आपको दिया है। जब आप रिडीम करोगे पैसे, जब आप हमसे पैसे वापस मांगोगे, आपको आज़ादी है, यू हैव द फ्रीडम टू से मुझे पैसे वापस डॉलर में चाहिए। और आपको, आप डॉलर अकाउंट खोलना आपके लिए बहुत आसान हो गया है। आपका जो भी पुणे में बैंक है, ICICI, HDFC, कोटक, जो भी बैंक है, दे विल ओपन अ डॉलर अकाउंट फॉर यू
इन गिफ्ट सिटी। आपको जाने की स्वयं जरूरत नहीं है। इफ़ यू वांट अ डॉलर अकाउंट, बाय द वे मजबूरी नहीं है, इफ़ यू वांट इट ओनली, if you want a dollar account, you sit in Pune, open a dollar account in Gift City, and when you take the money back, you can take the money back in dollars, right? ये तीन सुविधाओं के द्वारा, इन तीन सुविधाओं को थ्रू भारत सरकार आपके लिए आसान कर दे रहा है बाहर पैसा लगाने का, ठीक है? तो ये तो हो गया सुविधा जो लास्ट 4 साल में आएगी। लेकिन लेट्स गो बैक टू द लॉजिक, क्यों लगाना है बाहर? लगाना इसलिए है बाहर क्योंकि जो दुनिया में खेल जो हो रहा है ना, बड़ा खेल चल रहा है, एंड इंडिया इज अ टाइनी पार्ट ऑफ दैट। हम लोग अभी दुनिया का मार्केट का 3% है, 3%। 97% जो पूरा दरिया है मार्केट, दुनिया का जो मार्केट है दरिया है, 55% इज अमेरिका, 25% यूरोप है, करीबन 80% यूरोप प्लस अमेरिका है, राइट? और वहाँ पे स्पेसिफिकली अमेरिका में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, अमेरिका का मार्केट का मेन इंडेक्स है S&P 500, जैसे हमारा निफ्टी है उनका S&P 500 है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ ओवर 3, 5, 10, 20 ईयर्स इज 11% इन डॉलर्स। हमारे देश का प्रॉफिट ग्रोथ ओवर 3, 5, 10, 20 ईयर्स, हमारे देश के मार्केट का प्रॉफिट ग्रोथ इन डॉलर्स इज 6%। उनका 11, हमारा 6। अब पूछिए क्यों ऐसा है? इसकी तीन बड़े वजह है। रेवेन्यू ग्रोथ में बाय द वे बराबरी है, रेवेन्यू ग्रोथ उनका और हमारा मोटा मोटी 4-5 है, सिमिलर है, बट प्रॉफिट ग्रोथ में बड़ा छलांग मारते हैं। तीन वजह है, मेरे ख्याल से ये तीनों वजह आने वाले वर्षों में बहुत बड़ा इसके आसपास बहुत बड़ा मुद्दा होगा ये तीनों आने वाले। पहला वजह है लैंड का कॉस्ट इंडिया में क्रेजी हो गया है। आपके शहर में इंडस्ट्रियल लैंड का कॉस्ट ऑलमोस्ट फ्रांस के बराबरी में पहुंच गया है, राइट? वियतनाम के मुकाबले आपके शहर में इंडस्ट्रियल लैंड का कॉस्ट डबल है, डबल, ठीक है? अमेरिका में इंडस्ट्रियल लैंड ऑलमोस्ट फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा है इंडस्ट्रियल लैंड। तो ज़मीन सस्ती है, जाहिर है प्रॉफिट ज़्यादा बनता है। दूसरा मुद्दा है जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल है। बिजनेस को वर्किंग कैपिटल लेना होता है, जैसे विनायक जी के लिए कीजिए, ये सारा जो खर्चा है ही इज बेयरिंग, इसका रेवेन्यू आएगा शायद मे बी 3 वीक्स लेटर, राइट? तो ये जो 20-21 दिन है, ही हैज़ टू बेयर द कॉस्ट, इट्स कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, राइट? उनका खर्चा, हिज कॉस्ट कम फर्स्ट, रेवेन्यू बाद में, डिफरेंस इज वर्किंग कैपिटल। तो ये पूरे दुनिया में किसी भी बिजनेस बिजनेस किसी फर्म के लिए मुद्दा होता है। तो अमेरिका में इस कैपिटल का कॉस्ट है 3%। बैंक 3% में लोन देता है कि आपका ये रनिंग कॉस्ट में कवर कर देता हूँ। इंडिया में फॉर अ स्मॉल फर्म दिस कॉस्ट इज 10, 11, 12, 13%, राइट? वियतनाम में भी 3 है बाय द वे, वियतनाम में भी 3 है, चाइना में भी 3 है, अमेरिका में भी 3 है, हमारे में 11-12 है। तो यहाँ पे भी बिजनेस की पिटाई हो जाती है। और तीसरा जो मुद्दा हमारे देश के सामने है, अमेरिका में जो कॉस्ट आपको काटना है काट दीजिए, राइट? वर्कर निकालना है निकाल दीजिए, लैंड लैंड घटाना है घटा दीजिए, रेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है फैक्ट्री का, रेंट एग्रीमेंट कैंसिल करके कहीं और शिफ्ट हो जाइए। एबिलिटी टू कट कॉस्ट अमेरिका इज ब्रूटल, राइट? नाउ हमारे देश को डिसीजन लेना पड़ेगा अगले 3-4 वर्षों में, हमको ग्लोबल गेम खेलना है या हमको यहीं पर रहना है, बिकॉज आईटी का ज़माना खत्म हो रहा है। अब तक 91 से अब तक हमको क्या सुविधा थी? हम लोग ग्रेजुएट करते थे, कोई अच्छा आईटी कंपनी ज्वाइन करते थे, दे वुड पे अस 3-4 lakhs, सेल अस टू कोई वेस्टर्न कंपनी एट 25% मार्जिन। देश कमाता था साल में $400 बिलियन ये प्रक्रिया से। वो $400 बिलियन से हम ये कैमरा लेते थे, ये फ़ोन लेते थे, ज़िंदगी चलती थी। अभी आईटी की कमाई धीरे धीरे टूटेगी। सो नाउ इफ वी स्टिल वांट टू बाय दिस कैमरा, अगर हमको एक सोनी का कैमरा चाहिए, कमाना दूसरी तरीके से पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग से करना पड़ेगा, बट फॉर दैट वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। अंटिल वी गेट देयर, simplest way for you and me to earn money is take our savings, invest it in European and American companies whose profits are, मैं 11% जानबूझ के कम बोला, एक्चुअल में उनका प्रॉफिट ग्रोथ है करीबन 20% के आसपास, ठीक है? सो पहला गिग वर्क, दूसरा इंडिया में बैठ के शांतिपूर्वक तरीके से पूरे दुनिया में निवेश कीजिए, ईस्ट एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में। सरकार ने टैक्स एफिशिएंट बना दिया है, लो कॉस्ट बना दिया है, और आपके लिए ऐसा सुविधा दिया है कि आप डॉलर में वो कमाई वापस ले सको, राइट? सो उसी सोच से 4 साल पहले हम गिफ्ट सिटी गए। ऑनेस्टली व्हेन वी वेंट देयर इट वाज लिटिल टेरिफाइंग, बिकॉज एक बिल्डिंग था और 4-5 बंजर ज़मीन और गाय वगैरह थी, राइट? तो काफ़ी डर लगा कि इससे ग्लोबल इन्वेस्टिंग करेंगे। एट दैट टाइम हैड विनायक शोन यू हमारा ऑफिस, आप बोलते चांस ही नहीं है। अब आप गिफ्ट सिटी जाओ, चमकता दमकता शहर बन गया है। 10 हाई राइजेज है, रेगुलेटर का ऑफिस भी शानदार है, गाय वाय दिखता नहीं है अभी। अच्छा रेडिसन होटल लग गया है, अल्कोहल भी लीगलाइज्ड हो गया वहाँ पे। सो बहुत अच्छा माहौल बन गया है गिफ्ट सिटी में।
हे सगळं तर मान्य आहे, तुम्ही सांगितलं. पण 2 प्रश्न आहेत माझे. तुम्हीच सगळे ॲडवायझर 4 वर्षापूर्वी वेगळं सांगत होता. त्याच्या 4 वर्षाआधी अजून वेगळं सांगत होता. तर दर 2-3 वर्षांनं युअर नरेटिव्ह इज चेंजिंग, की बॉस यहाँ नहीं वहाँ करो, यहाँ नहीं वहाँ करो. देन व्हाय शुड आय ट्रस्ट यू? पॉइंट 1. आणि पॉइंट 2, जेव्हा मी भारतात इन्व्हेस्ट करतो, मे बी अ बँक, मला त्यांचं ऑफिस माहिती आहे, काय काम चालू आहे. मे बी अ कंजम्पशन कंपनी, आई नो व्हाट ब्रांड्स दे आर टेकिंग. सो मुझे दिखता है कि जो जब हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जब हम अमेरिका में करेंगे, चाइना में करेंगे या और किसी कंपनी में करेंगे, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड. देन व्हाई अगेन आई शुड ट्रस्ट दैट कंपनीज? सो टू ट्रस्ट डेफिसिट्स. ठीक है, दूसरा दूसरा वाला पहले करते हैं. तो यहाँ पे कोई इंडियन स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है क्या इस कमरे में? कोई है क्या जिसके पास इंडियन स्मार्टफोन है? नहीं है ना? तो आपका इधर एंड्रॉयड है या आईओएस है. तो मेरे ख्याल से एवरेज इंडियन फ़ोन दिन में 5 घंटा यूज़ कर रहा है. पॉकेट में है 10 घंटा, बट आप यूज़ कर रहे हो 5 घंटा. सो सबसे आपका करीबी का इंस्ट्रूमेंट, आर्ग्यूबली क्लोजर टू यू दैन एनी रिलेटिव, इज़ योर स्मार्टफोन. इधर आप एंड्रॉयड के भक्त हो, अल्फ़ाबेट, या आप आईओएस के भक्त हो, मतलब एप्पल. तो मेरा मेरा कहना रहेगा विनायक जी, कि आपके जो यहाँ पे दोस्त हैं, मित्र हैं, क्लाइंट हैं, दे विल नो एप्पल स्लैश अल्फ़ाबेट बेटर देन दे विल नो फॉर एग्जांपल कोल इंडिया. कोल इंडिया का कभी कोई प्रोडक्ट आपने यूज़ किया तो बताइए. आई लव टू डिस्कस विथ यू कौन सा प्रोडक्ट आपने कोल इंडिया का यूज़ किया है. या चलिए कोल इंडिया छोड़िए, कोल इंडिया वो तो नॉर्थ इंडिया में है कहीं. पावर ग्रिड का कोई सामान यूज़ किया है क्या आपने? राइट. चलो पावर ग्रिड भी पीएसयू है. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कौन सा सामान आप लोग यूज़ कर रहे हो इस कमरे में? जियो का दुकान है, जियो मार्ट में मैं भी जाता हूँ. और उसके अलावा तो पॉइंट है मेकिंग इज ए नोशन कि विदेशी चीज़ें हमारे लिए डिस्टेंट है. राइट. हमारा मेरा जब से मैं पैदा हुआ मुझे लगता है मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ. पहला 15 साल नहीं किया था, पर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में खोलता हूँ. मेरे को विंडोज़ जब से, आई थिंक बिल गेट्स का पहला 10 साल मैंने विंडोज़ नहीं दिखा था क्योंकि हमारे पास तब पैसे नहीं थे. बट लास्ट 40 ईयर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ. हाउ कैन आई से मेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट विदेशी कंपनी है? मेरे को तो लगता है बिल और मेरा रिश्ता नाता रहा है, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर मेरा, मैं पैसा दिया हूँ और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए सियाटल में बैठ के. सो दैट इज़ द नेचर ऑफ आवर लाइफ. अब हमारा ज़िंदगी ऐसा बन गया है कि हम लोग विदेशी प्रोडक्ट्स के मोर करीब हैं दैन दैन इंडियन प्रोडक्ट्स. आई एम नॉट सेइंग ये अच्छा सिचुएशन है बाय द वे, राइट. मैं इससे कुछ खुश नहीं हूँ. इट्स अ सजेस्ट, इट्स अ साइन ऑफ हम कहाँ रह गए हैं कि हमारी ज़िंदगी में सारे खर्चे विदेशी हैं. बाय द वे आई एम प्राउड कि ये फैब इंडिया का है और ये ट्रेंट का मैंने पैंट पहना है. मेरा सॉक्स अनफॉर्चुनेटली इम्पोर्टेड है और मेरा बाहर जूता है बाटा का. ठीक है, तो इतना मैं बता सकता हूँ, बट उसके आगे अनफॉर्चुनेटली हर एक चीज़ मेरे मेरे शरीर में विदेशी है. राइट. एंड इट शुडंट बी द केस, बट आई कांट चेंज रियलिटी. व्हाट आई कैन डू, जब दिख रहा है कि आपके ज़िंदगी में आप आईफोन यूज़ कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हो, अमेजोन से सामान मंगवा रहे हो, एआई क्लाउड या जेमिनाई का एआई यूज़ कर रहे हो, ये बनता है मेरे ख्याल से कि मैं एज अ निवेशक उसका फ़ायदा उठाऊं. जब मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ खास खर्चा हिंदुस्तानी है नहीं, मोस्ट ऑफ योर मनी इज़ विदेशी. मैं हफ्ते में 2 या 3 फ्लाइट लेता हूँ. एवरी टाइम आई टेक अ फ्लाइट आई एम सेंडिंग मनी इफेक्टिवली आउट ऑफ इंडिया. ऊपर ऊपर से लगता है कि मैं इंडिगो का टिकट फाड़ रहा हूँ या एयर इंडिया का टिकट फाड़ रहा हूँ, बट इफेक्टिवली द मनी इज गोइंग अब्रॉड. नो, बिकॉज द प्लेन इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, द ऑयल इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, ऑल द स्पेयर पार्ट्स ऑफ द प्लेन आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, समटाइम्स पायलट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अब्रॉड. राइट. तो ये होगा सेकंड ट्रस्ट डेफिसिट. अब आते हैं पहले ट्रस्ट डेफिसिट में. सो हमारा पहला किताब हमने जो लिखा था निवेश पे, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स वाला जो निवेश है, अनयूजुअल बिलियनर्स था 10 साल पहले. उसका फॉलो अप आ रहा है कुछ ही हफ्तों में. फिर कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग लिखे थे 2018 में. ठीक है. तो वो जो शैली हम इंडिया में बराबर फॉलो करते आए हैं, इस साल फिर से दबा के फ़ायदा हो रहा है. बीच में 4 साल कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग की जो शैली थी, जो किताब में हमने लिखा था, बीच में 4 साल टफ गया, बट वी हैव कंसिस्टेंटली फॉलोड दैट. राइट. सो क्या फिलोसफी है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग? हाउ मेनी पीपल हैव रेड कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग यहाँ पे? राइट. तो 1-2 हाथ आए. आई थिंक नीचे कॉपीज़ मिल रहे हैं, प्लीज़ ले लीजिए, काम आएगी. मराठी कॉपी अमेजोन में बिक रही है. राइट. मराठी कॉपी अमेजोन में बिक रही है. इंटरेस्टिंग नो. कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग पब्लिश्ड बाय पेंगुइन, विदेशी पब्लिशिंग हाउस. कॉपी अवेलेबल ऑन अमेजोन. राइट. ठीक है. अब उसमें क्या, इसमें इंडियन है, लेखक इंडियन है. ठीक है ना. उसमें क्या बोले हम कि इंडिया में जब चीज कंपनी लेने का है, इंडिया में कंपनी का 3 सिद्धांत फॉलो करने हैं. पहला कि अकाउंट साफ सुथरा हो. क्यों अकाउंट साफ सुथरा? बिकॉज इफ द फेलो स्टीलिंग मनी, इफ ही स्टीलिंग मनी, द लास्ट पर्सन टू नो विल बी यू एंड मी, एंड वी विल
गेट फ्लीस्ड, सारा महीना जिंदगी का मेहनत का कमाई वो लेके कट पड़ेगा। अभी आता ही रहता है, टू बी फेयर टू सेबी, वो खलासे करता रहता है, खलासे करता है। कमाल की बात है, सेबी के खलासे के बाद भी सेबी 180 पेज का नोट छापता है कि इसने ऐसे पैसे निकाले हैं। उसके बावजूद भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस वो स्टॉक लेके रहते हैं। वो क्यों रहते हैं वो आप उनसे पूछेगा, कमाल लगता है मेरे को। सो इंडिया में पहला मुद्दा जो है कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग करके साफ सुथरा है या नहीं एस्टैब्लिश करना है। हमने कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग और अपने सब्सिक्वेंट किताब में एक तरीका भी दिया है जिससे आम व्यक्ति पता कर सके कौन सा कंपनी साफ है और कौन सा नहीं। दूसरा हमने बोला है कंपनी नॉट ओनली क्लीन होगा, उसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि हर साल डबल डिजिट में रेवेन्यू ग्रो कर पाए और कम से कम 15% रिटर्न ऑन कैपिटल है। क्यों बोला ऐसे? बिकॉज अगर ये दो क्राइटेरिया पास नहीं होता ना, लंबा खेलना कंपनी के लिए टफ रहता है। सी आई एम नॉट सम एस्ट्रोलॉजर, आई वोंट बी एबल टू टेल यू कल सुबह क्या लेना है, परसों क्या बेचना है। कुछ लोग इस पेशे में हैं, उनको कुछ कुछ पैटर्न दिखता है, कभी सुबह क्या लेना है, शाम को क्या बेचना है, ऐसा ऐसा। ये ब्रेक पॉइंट हम लिखे हैं, एक पूरा इंडस्ट्री बन गया है। और सेबी हर साल, सेबी बोल रहा है विनायक, हर साल 10 से 11 बिलियन डॉलर, 10 से 11 बिलियन डॉलर रिटेल इन्वेस्टर लूज करता है इस नाटक में। इसको बोलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, अभी खरीदो बेचो, राइट राइट। तो हमको वो समझ नहीं आता है। व्हाट वी डू इज वी फाइंड कंपनीज हु आर कंसिस्टेंट इन डिलीवरिंग गुड रिजल्ट्स, राइट। और तीसरा जो हमारा कहना है कि थोड़ा सा काम कीजिए समझने के लिए इस कंपनी के पास कुछ खास है क्या, इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम एशियन पेंट्स ले, एशियन पेंट्स के पास क्या खास है? उनके पास जो बिग डेटा है, बिग डेटा है हर एक पेंट के दुकान में हर 3 घंटे कौन सा कलर बिकता है थ्रू द ईयर। दे आर एबल टू फिगर दैट आउट इन एडवांस। तो कोथरूड में दिवाली के 24 घंटे पहले, 24 से 21 घंटे पहले, 21 to 24 आवर इंटरवल में क्या पेंट बिकेगा, दे नो राइट नाउ। दे आर एबल टू यूज दैट टू मेक अमाउंट्स ऑफ मनी नो पेंट मैन्युफैक्चरर कैन मैच। तो मुझे लगता है काफ़ी सॉलिड कॉम्पेरेटिव एडवांटेज है, रूटेड इन टेक्नोलॉजी, रूटेड इन बिग डेटा, रूटेड इन, अब तो बोल सकते हैं एआई, बट दे क्रिएटेड इन 1971, तो इसलिए थोड़ा एआई ज़्यादा हो जाएगा बोलना। सो दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये 3 चीज़ें आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बेसिस पे कंपनी लीजिए। हम पहले भी लेते थे 10 साल पहले, अभी भी लेते हैं, बीच में 4 साल टफ गया, बट इस साल दबा के फिर से उसको हम कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो बोलते हैं, इस साल फिर से दबा के विनायक पैसा बन रहा है, राइट। तो आधा पैसा मेरा इसमें लगा हुआ है, पहले भी था अभी भी है। जो हमारा जो लास्ट 4 साल में समझ आया है कि बाकी जो मेरा आधा पैसा है दैट शुड गो इनटू ग्लोबल इक्विटीज, राइट। 4 साल पहले क्यों नहीं, व्हाई डिडंट आई नो दिस 5 years ago? 5 years ago इतनी समझ थी नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट 5 years ago गिफ्ट सिटी का स्ट्रक्चर भी बना नहीं था। अगर समझ होती भी 5 साल पहले विनायक, देयर इज नथिंग आई कुड हैव डन अबाउट इट, बिकॉज 5 years ago हैड वी हैड दिस डिस्कशन, इन्वेस्टिंग अब्रॉड वॉज सुपर एक्सपेंसिव, 2-3% खर्चा निकल जाएगा निवेश करने में, एंड टैक्सेस व क्रेजी। 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस था बाहर लगाने में, इंडिया में तब 10% था। सो इफ आई हैड कम टू यू और यू हैड कम टू मी, सपोज 5 years ago विनायक हैड कम टू मी, सौरभ मैं आपका आधा पैसा विदेश में निवेश करता हूँ, ऐसे नो वे बॉस, इतना खर्चा इतना टैक्स नहीं झेलना है। प्लस नॉट ओनली वॉज द टैक्स हाई, द जिम्मेदारी वॉज ऑन मी टू पे द टैक्स। एक तो पिटो खर्चे से, टैक्स से पिटो, फिर वही भरो, राइट। वो बहुत कैसा लगता है, वो एक जो इंडिया का एक टैक्स फाइलिंग करने में मेहनत करना पड़ता है, विदेश का भी करो। So 4-5 years ago, the regime didn't exist. The regime exists now. And therefore, what I have done is put half my equity money here, consistent compounders, and put half of it abroad. जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, राइट। बट साथ ही साथ जैसे नंदिता बोली, एयरबस, जब मैं प्लेन में स्वयं चढ़ रहा हूँ, 2 ही लोग प्लेन बनाते हैं, एयरबस और बोइंग। और एयरबस का जस्ट टू गिव सेंस क्या स्केल पे खेल चल रहा है, एयरबस का ऑर्डर बुक भरा हुआ है टिल 2041। अगर आज कोई प्लेन ऑर्डर करे उसको 2042 में मिलेगा। इसका और एक उदाहरण देता हूँ, भारत सरकार ने हाल ही में विनायक 114 राफाल खरीदे, 300 करोड़ पर राफाल, इसका टैक्स आप और मैं भरेंगे, 300 करोड़ प्रति राफाल। 14 राफाल मिले हैं, 14 वी हैव गॉट, बाकी 100 का डेट पे क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो दासॉल्ट जो बना है पेरिस में, वो बोल रहा है बॉस इतना लंबा लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट, कैसे बताऊं कब मिलेगा, ठीक है। फिर हमने ये एयरबस में रात को मैं जिसमें जाऊंगा, उसका इंजन बनाया है जी एरोस्पेस ने, 75% दुनिया का इंजन बनाता है जी एरोस्पेस। उसका ऑर्डर बुक 10 साल भरा हुआ है, ठीक है। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है, हमारे देश में तेजस फाइटर बना है,
50 साल आई थिंक 40 ईयर्स होने को आ रहे हैं, बन रहा है वो, हाँ 40 ईयर्स अभी बन गया है मेरे ख्याल से। तो उसको इंजन चाहिए। अब भारत सरकार बोल रही है जी एरोस्पेस को कि हमको इंजन चाहिए, एंड नेचुरली उनका ऑर्डर बुक भरा हुआ है, तो बोल रहे हैं अभी देखते हैं, राइट। सो दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, एंड देयरफॉर इफ आई कैन सी आई एम फ्लाइंग ऑन अ प्लेन यूजिंग एन इंजन जिसका 15-16 साल का ऑर्डर बुक है। मैं 15-16 साल में काम कर पाऊंगा नहीं, मेरे को नहीं पता, बट ऑर्डर बुक उसका है, सो मैं वो स्टॉक ले रहा हूँ। सो हाफ द पोर्टफोलियो इंडियन, हाफ द पोर्टफोलियो थ्रू गिफ्ट सिटी, यूरोपियन, अमेरिकन एंड ईस्ट एशियन। टैक्स का लफड़ा नहीं है, टैक्स का झंझट फंड मैनेजर विच इन दिस केस इज अस। डॉलर में टैक्सेस विच मीन रुपी डिप्रिसिएशन इज टैक्स फ्री, एंड वैल्यूएशंस देयर इन यूरोप अमेरिका आर लोअर देन वैल्यूएशंस हियर। ग्रोथ हमारे मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा। सर हे सगळं समजलं, पण सिच्युएशन एवढी व्होलाटाईल आहे की कुणी कुणावर बॉम्ब टाकतंय, रोज वॉर होतंय. ट्रम्पच्या मनात आलं तर नवीन काहीतरी पॉलिसी ठरेल. 4 वर्षापूर्वी जे तुम्हाला माहीत नव्हतं, आज तुम्ही ते ॲडव्हान्टेज म्हणून सांगताय. 2 वर्षानं या सगळ्याच पॉलिसी बदलल्या तर अमेरिका का पॉलिसी चेंज हो गया, ग्लोबल पॉलिसी चेंज हो गया, तो ये सब टिकेगा क्या? हाँ जी। सो इसका जो ये बहुत अच्छा पॉइंट, मैम आई ग्रो अप इन वेस्ट दिल्ली, तो वेस्ट दिल्ली में मारा मारी बहुत होता है, राइट। तो इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे रहने आया, बॉम्बे महाराष्ट्र रहने आया, अब तो आप लोग का शहर तो बॉम्बे से भी पीसफुल है, तो मैंने तो सोचता था कि हर रोज सुबह उठ के फाइट मारने का है, बिकॉज वेस्ट दिल्ली में वैसा ही है, ठीक है। सो बिकॉज आई ग्रो अप देयर नो, तो जब मैं बच्चा था मेरे को ये स्ट्रैटेजी फिगर आउट करना पड़ा कि ऐसा हर रोज ग्राउंड में जाओ, कुछ ना कुछ पंच अप का चांस रहता है। तो मैं क्या किया, मैं 2 सेट ऑफ फ्रेंड्स बनाया, राइट। तो मैं एच ब्लॉक में रहता था, एच ब्लॉक में मेरे एक प्ले ग्राउंड में फ्रेंड्स थे, और डी ब्लॉक में भी थे, लिटिल फार अवे, मतलब 100-200 मीटर्स अवे। तो अगर यहाँ पे मारा मारी होती तो वहाँ पे जाके खेलता, राइट, बिकॉज मेरे को खेलने का बहुत शौक था, एंड आई नीडेड टू प्ले। आई रियलाइज दैट इफ आई ओनली हैड वन प्ले ग्राउंड, बिकॉज इनवेरेबली फाइट होगा। मैं बोलूँगा आप आउट हो, आप बोलोगे आप मैं आउट नहीं हो, फिर मुक्का मुक्का होगा, फिर आप बोलोगे मैं स्टंप्स लेके घर जा रहा हूँ, तू जब, राइट। सो आई रियलाइज दैट आई हैव टू हैव 2 प्लेसेस आई कैन प्ले, ठीक है ना। निवेश में भी वैसा है, ठीक है, विनायक जी ने ठीक बोला, आप कहाँ पे वॉर होगा क्या मालूम। सो यूएस और इंडिया में डाइवर्सिफाई करने का एक दूसरा फायदा है, जब वहाँ पे पिटाई यहाँ पे कमाई, जब यहाँ पे पिटाई वहाँ पे कमाई, राइट। लास्ट 25 मतलब इस सेंचुरी में लास्ट 25-26 साल में 2 ही बार ऐसा हुआ है कि दोनों जगह पिटाई हुई है। दैट इज, एक तो कोविड के दौरान, और दूसरा जब ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था जीएफसी के दौरान। इसके अलावा एक साथ पिटाई दोनों जगह पे नहीं होती, किसी ना किसी ग्राउंड में मैच चल रहा होता है। तो इसको फाइनेंस में बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन लोग सरल तरीके से समझाते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बट इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, इसमें ना हैरी मार्कोविट्स को नोबेल प्राइज मिला। सो ट्रम्प ने बोला है, मैं सच में बोल रहा हूँ, ट्रम्प हैज सेड मेरे को भी मिलना चाहिए, क्योंकि इतना आसान चीज़ वो बोला, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, उसको नोबेल मिला, मेरे को भी मिलना चाहिए, बट इट डजेंट डू जस्टिस टू हैरी मार्कोविट्स। तो मैं ये वाला जो मुद्दा विनायक ने छेड़ा, मैं थोड़ा सा और को आपको विस्तार में बोला था, ये काफ़ी प्रोफाउंड है, एंड होपफुली यूल ऑल्सो अंडरस्टैंड वाई हैरी मार्कोविट डिजर्व्स द नोबेल प्राइज। 1952 में इस बंदे ने पेपर लिखा शिकागो में बैठ के, कोई कैलकुलेटर नहीं, कोई एक्सेल नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, एंड ही सेड 3 माइंड ब्लोइंग थिंग्स फॉर विच ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1990। पहला ये बोला, जस्ट टू यूज यूएस इंडिया का एग्जाम्पल, ही सेड अगर यूएस और इंडिया का कोरिलेशन लो हो, मतलब दोनों देश का रिश्ता नाता नहीं है, मानो यूएस लॉन्ग टर्म में 14% डॉलर देता है और इंडिया लॉन्ग टर्म में 10% डॉलर रिटर्न देती है। मार्कोविट सेट अगर आप 50-50 पैसा लगाओ, आधा यहाँ आधा वहाँ, और साल में एक बार रीबैलेंस कर दो, मतलब वापस आ जाओ 50-50, तो आपका रिटर्न 14 एंड 10 का एवरेज 12 नहीं रहेगा, राइट। योर रिटर्न विल बी 14 इनफैक्ट 14 से थोड़ा ज़्यादा। सो मैं ठहरा बंगाली इंसान, मेरे को बिजनेस की कोई अकल नहीं थी, अभी भी खास नहीं है, राइट। सो आई कुडंट अंडरस्टैंड, यार क्या बोल रहा है, 14, हाफ द मनी आई एम पुटिंग इन 14%, हाफ द मनी आई एम पुटिंग इन 10%, आई शुड बी गेटिंग 12, वाई इज दिस फेलो सेइंग आई शुड गेट मोर देन 14। फिर 10 साल सोचने के बाद समझ आया, व्हाट ही इज सेइंग इज बिकॉज द कोरिलेशन इज लो, एवरी ईयर व्हेन यू डू 50-50, नो, you by definition buy more of the market which has fallen and you sell more of the market which has risen, and because correlation low है, एक मैथ्स का फंक्शन किक इन करता है which drags your return to the higher market। माइंड ब्लोइंग है ना, आधा आधा कर रहे हो, बिकॉज कोरिलेशन लो है, योर रिटर्न विल बी द हायर ऑफ द 2 मार्केट्स, ठीक है। सेकंड,
सेकंड ये बोला, अगर ये 50-50 का सिलसिला आप जारी रखोगे और वॉलेटिलिटी आपके पोर्टफोलियो का नाचना, आपका रिस्क विल बी द लोअर ऑफ द टू मार्केट्स. ठीक है, इक्वली माइंड ब्लोइंग. थर्ड सबसे माइंड ब्लोइंग, मैड, इज यू डोंट हैव टू फोरकास्ट. आपको भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं है कि अगले 10 साल में अमेरिका चलेगा, यूएस चलेगा, अगले 10 साल में सौरभ क्या बोलेगा, भाड़ में जाए ऑल ऑफ दैट. ऑल यू हैव टू डू इज 50-50. बिकॉज विच एवर मार्केट डज वेल, प्रोवाइडेड यू डू 50-50, विच एवर मार्केट डज वेल, आपका फायदा, उसका फायदा आपको मिलेगा. शायद 5 साल इंडिया अच्छा करे, शायद 5 साल अमेरिका अच्छा करे. फॉर ऑल यू नो दैट्स ब्रॉडली हाउ इट विल प्ले आउट. इफ यू कीप डूइंग 50-50, यू विल बी ऑल राइट. फंसोगे कब? जब भविष्यवाणी में घुसोगे कि बॉस मैंने आज सुबह ये अखबार पढ़ा, ये सौरभ की किताब पढ़ी, मुझे तो लग रहा है इंडिया पे ओवरवेट होना चाहिए, राइट. फिर 4 मिनट बाद, नहीं बॉस इस साल तो अमेरिका का ही बारी है, अमेरिका में ओवरवेट. इफ यू गेट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ गेम, नो, तो फिर जिंदगी में कठिनाई है. सो हैरी मार्कोविट्ज सेड फ्यूचरोलॉजी, भविष्यवाणी, इज यूजलेस, लो कोरिलेशन. ऐसा चीज चुनिए जिसका रिश्ता नाता नहीं है. यू नो, डोंट फॉर क्राइस्ट सेक से इंडिया मिलूंगा, इंडोनेशिया मिलूंगा, ज्यादा उतना फर्क नहीं है. दे आर ऑल्सो सिमिलर टू अस, नाइस पीपल, सिमिलर टू अस, राइट. सो इंडिया एंड अमेरिका फर्क बहुत है, राइट. I mean, only similarity with both are mad democracies, but differently mad. They are mad in a different way. उनका प्रेसिडेंट बोलता है मेरे को, घड़ी घड़ी बोलता है मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और हमारे देश में हमारे नेताओं का दूसरा इश्यूज है, राइट. सो डिफरेंटली मैड एंड देयरफॉर लो कोरिलेशन. इसका फायदा आप उठा लीजिए. वो हमारे साथ करो, मेरे बोलने पे करो, किसी और के बोलने पे करो, आई लीव इट टू यू. तुम्ही हे डायव्हर्सिफिकेशन म्हणताय, 50-50 म्हणताय. इंडियन्स आर ऑलरेडी डुईंग इट. फक्त ते गोल्ड होतं ना, म्हणजे सोनं वाढेल त्यावेळी स्टॉक मार्केट कमी पडेल, स्टॉक मार्केट वाढेल त्यावेळी सोनं कमी होईल. सो आप प्रैक्टिकली ऐसा बोल रहे हो कि सोनों की जगह यूएस आ गया, ऐसा है या और कुछ है? वी वर ऑलरेडी डूइंग दैट ना. सोना भी अच्छा है. सोना, इंडिया और अमेरिका, ये तीनों का ट्रायंगल बेस्ट है. सो वर्स्ट थिंग टू डू इज ऑब्वियसली जस्ट वन एसेट क्लास. वर्स्ट थिंग टू डू इज एक ही एसेट क्लास और रेगुलर ट्रिप्स टू द टेम्पल, राइट. तो भक्ति अच्छा है, यहाँ पे साइड में भी टेम्पल अच्छा सा. सो वर्स्ट क्यों? कि नर्वस सिस्टम के लिए बहुत घातक रहता है. इफ यू डू वन एसेट क्लास, नो टेंशन इतना आएगा दैट यू विल रिडीम व्हेन व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज हैमर्ड. वर्स्ट पॉसिबल टाइम में आप रिडीम करोगे, और जब बिल्कुल चढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट, आसमान पे होगा, आप पैसा डालोगे. सो मैं रियल एस्टेट में ये मिस्टेक बहुत देखा है. काफ़ी लोग जब तक हम कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग लिखे नहीं थे, आई यूज टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल इवन इन पुणे, यूज टू से ये इक्विटी जुआ है, इस पे हमारा कोई विश्वास नहीं है, हम तो केवल फ्लैट लेते हैं, राइट. फ्लैट ही हमारा भगवान है, उसी में विश्वास करते हैं. आई वुड से चलो बॉस इसका नर्व्स ऑफ स्टील होगा, क्योंकि रियल एस्टेट में तो घुसना निकलना बहुत मुश्किल है. एंड देन आई वुड सी कोविड के दौरान वो बेच देते थे पैनिक में आके कि अब खत्म हो गया स्टोरी फ्लैट का. एंड देन दे वुड बाई इन अ ईयर लाइक से 24. When everybody and their mother father is buying flat, they would also buy flat. So I realized that ये भी nervous system के ऊपर pressure आ रहा है. They are behaving in a counterproductive way. At the very least, have two assets. Have India and gold. Ideally, have three assets: India, gold and America. Now क्या फायदा होता है? इन तीनों का एक दूसरे के साथ correlation low है, right? Correlation low है. Each has volatility. Each is risky. But when you put them together, they are less risky. When you put them together, they are less risky. आपका रिस्क घट जाता है, आपका रिटर्न स्टेबलाइज हो जाता है. नाउ ऑल थ्री हैव अ डिग्री ऑफ वॉलेटिलिटी. रिटर्न तगड़ा है तीनों में, बट ऑल थ्री हैव अ डिग्री ऑफ वॉलेटिलिटी. जिंदगी में कभी कभी लफड़े होते हैं, नॉट बिकॉज द एसेट क्लास इज मिसबिहेविंग, बट आपकी जिंदगी में कठिनाई आ गई. सो टू मेक श्योर दैट यू हैव रेडी कैश, रेडी फंड्स, जब आपकी जिंदगी में कठिनाई आ गई, हैव सम लिक्विड फंड्स / फिक्स डिपॉजिट्स एंड हैव सम गवर्नमेंट बॉन्ड्स या हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. तो जैसे मेरे केस में मेरा आधा अमेरिका में, आधा इंडिया में, और 2 साल का हाथ का खर्चा मैं लिक्विड फंड्स और बॉन्ड्स में रखता हूँ. क्योंकि अगर कुछ हो गया, मानो वॉट एवर हैपन्स टू मी, आई कांट वर्क फॉर 2 years, मेरी वाइफ के पास शी कैन इनकैश द लिक्विड फंड्स एंड बॉन्ड्स, एंड 2 years का खर्चा चल जाएगा. उसके बाद शी गेट्स 2 years टू फिगर आउट व्हाट टू डू विद आवर लाइव्स, राइट. सो दैट्स माय सिंपल मेथड. अगर आप लोग चाहते हो तो आप, मेरा सजेशन होगा, आप इंडियन एक्विटीज़, अमेरिकन एक्विटीज़ के अलावा थोड़ा सा गोल्ड भी ले लो, थोड़ा सा बॉन्ड्स और लिक्विड फंड्स ले लो. ये मिक्सचर बहुत तगड़ा रहता है, आपको 12-13 के आसपास ले आएगा.
12-13% ले आएगा relatively consistently with 1/4 the risk of the निफ्टी। आप समझ रहे हो क्या? निफ्टी जैसा रिटर्न, निफ्टी का 30 ईयर रिटर्न है, BSE 500 का 30 ईयर रिटर्न है 12.5। आप ऑलमोस्ट देयर पहुंच जाओगे, बट एक चौथाई वॉलेटिलिटी। आपका पोर्टफोलियो नाचेगा नहीं उतना, यू वोंट गो थ्रू लास्ट 2.5 साल। बाय द वे, इंडिया में लंबे आउट ऑफ द लास्ट 30 ईयर्स, हाफ द ईयर्स रिटर्न मार्केट का जीरो रहा है। 93 to 2003 जीरो, 2007 to 14 जीरो, लास्ट 2.5 साल जीरो। सो जैसे ऐसे दौरान में ये ऐसा टाइम आता रहता है स्टॉक मार्केट में, डन है कि 5-10 साल पैसे नहीं बनेंगे, राइट? डन है कि कोई गारंटी नहीं कि आता रहेगा पैसा। बट इफ यू डाइवर्सिफाई, कुछ इंडिया, कुछ अमेरिका, कुछ सोना, कुछ बॉन्ड्स, कुछ लिक्विड फंड्स, आपका 12-13 का नंबर रीजनेबली फ्रीक्वेंटली आता रहेगा। आपका रिस्क स्टॉक मार्केट का 1/4 हो जाएगा, कमाई उतना ही आ रहा है। इट्स नॉट एज इफ आपकी कमाई में कोई त्रुटि आ रही है, राइट? लास्ट 10 साल में से विनायक, लास्ट 10 साल में से 5 साल बेस्ट एसेट रहा है अमेरिका का मार्केट, 4 साल बेस्ट एसेट रहा है गोल्ड, 1 साल बेस्ट एसेट रहा है हमारा देश का स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये राउंड रॉबिन चलता रहेगा। जैसे होता है ना IPL में, कभी ये जीतता है कभी वो जीतता है, वैसा चलता रहेगा। आत्ता हा इंटरव्ह्यू बघितल्यानंतर मला असं वाटलं की मला या क्षणी माझा पूर्ण जे काही ॲसेट आहे ते रिबॅलन्स करायचं आहे, पोर्टफोलिओ रिबॅलन्स करायचा आहे. तर हाऊ विल यू डू इट? व्हॉट इज द आयडियल ॲसेट बॅलन्स? व्हॉट डू यू थिंक? तो अगेन वो डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे जैसे इफ देर इज देर आर यंग पीपल 25-30 ईयर्स ओल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर, तो जाहिर है आपको ज़्यादा इक्विटी में डालना चाहिए। 70-80% आपका, अगर आप यंग हो, 25-30 वर्षीय हो, 80% आपको इक्विटी में करना चाहिए। अब मेरी उम्र की हो, मैं 50 का हूँ, मेरे केस में 50-60% से ज़्यादा इक्विटी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो मेरा अर्निंग रनवे उतना लंबा रहा नहीं, दूसरे मेरे ज़िंदगी में कुछ खर्चे हैं जो मुझे अभी पैसे चाहिए बच्चों का पढ़ाई के लिए जैसे। सो इफ़ यू आर ओल्डर देन मी, आप 70 के हो, तो आपका इक्विटी एलोकेशन और छोटा होना चाहिए। तो ये एक नज़रिया है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, इक्विटी आपका घटना चाहिए। लेकिन उसके और 2-3 पहलू हैं। मानिए आप मानो किसी PSU के लिए काम करते हो या सरकार के लिए काम करते हो, वो आपको पेंशन दे रहा है। सर, अगर आप पेंशनेबल जॉब में हो तो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, या आपको बड़ा इनहेरिटेंस आने वाला है, आपके एंसेस्टर आपको बड़ा सा जागीर छोड़ के जाएंगे, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। या मानो आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद मेरी ज़िंदगी में ज़रूरतें कम कम होंगी, मैं रिटायरमेंट के बाद महीने में 1 लाख में मेरा गुजारा हो जाएगा, 1-2 लाख में। इफ़ योर इनकम टुडे इज़ डिसेंट एंड आपकी रिटायरमेंट के बाद ज़रूरतें कम हैं, तो आप अग्रेशन बढ़ा सकते हो। बट उल्टा भी होता है, उल्टा ज़्यादातर होता है, एंड ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। इट लिंक्स बैक टू व्हाट नंदिता हाईलाइटेड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग राइजिंग। ठीक है, थोड़ा सा गौर से सुनिए, बहुत डिफिकल्ट मुद्दा है और ये यूनिक टू हमारा कंट्री है। खर्चे ज़िंदगी के 8-9% से बढ़ रहे हैं। कोविड के पहले नहीं बढ़ रहे थे, कोविड के बाद बढ़ रहे हैं। इसके कुछ वजह हैं, कभी और डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से 8-9% से आपके ज़िंदगी के खर्चे कई साल बढ़ते रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इफ़ यू रिटायर एट 60, मोस्ट ऑफ अस इन दिस रूम 85 तक हम जिएंगे। 25 साल आपको फाइनेंस करना है विद कॉस्ट ऑफ लिविंग रैम्पिंग एट 8%, राइट? व्हाट दैट डज इट, वो ज़रूरत बनाता है कि आपको बहुत बड़ा सा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है। अगर ये कॉस्ट ऑफ लिविंग मानिए 8 की जगह विनायक 3 से रैम्प करता, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कुड हैव बीन मच 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 स्मॉलर। बट 3 से रैम्प नहीं हो रहा है। स्वीडन में 3 से रैम्प हो रहा है, यूके में 3 से रैम्प हो रहा है, फ्रांस में 3 से रैम्प हो रहा है। हमारे यहाँ पे 3 पे रैम्प नहीं हो रहा, 9 पे रैम्प हो रहा है। कुछ वजहें हैं, कभी और डिस्कस करेंगे। बट कमिंग बैक, बिकॉज आपका 25 साल खर्चा भागेगा और तब आपकी कमाई नहीं होगी। यू विल हैव हॉस्पिटल कॉस्ट टू पे फॉर, you will have transport cost to pay for, you'll also want to have some entertainment, some छुट्टी, रोज का खाना पीना तो है ही है। आपको मोटा कॉर्पस बनाना है। अब कितना मोटा बनाना है, मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। मानिए आज आप 35 ईयर्स के हो, राइट? आई एम जस्ट आई बॉलिंग द रूम। 35 लुक्स टू बी द एवरेज एज। मानिए आप 35 साल के हो, सो यू हैव 60 पे रिटायर करोगे, यू हैव 25 ईयर्स टू गो टू रिटायरमेंट, एंड मानिए आप 85 तक जियोगे, एंड अस्यूम दैट आपको सालाना 18 लाख चाहिए रिटायरमेंट के बाद, मतलब महीने में 1.5 लाख का खर्चा, राइट? 18 लाख डिसेंट अमाउंट, बट ऐसा भी नहीं कि आप दुबई में पार्टी कर सकोगे। 18 लाख का रिटायरमेंट चाहिए। इफ़ यू वांट 18 लाख प्रति वर्ष का रिटायरमेंट एंड यू आर 35,
आपका रिटायरमेंट कॉर्पस आपको एम करना है इन टुडेज मनी 25 CR, राइट? मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ जो 25 CR बनाने का सोच रहे हैं, और यहीं पे मुझे बहुत चिंता होती है। नाउ किस लिए मैं ये बड़ा रकम बोल रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग का 8 का असम्पशन। मोस्ट पीपल आई मीट वो कॉस्ट ऑफ लिविंग का 5 का या 6 का लेके चलते हैं। आई डोंट थिंक 5-6 का होने वाला है। आई थिंक 8 भी मैं ऑप्टिमिस्टिकली बोल रहा हूँ, इट कुड इवन बी 10। सो थिंक ऑफ वट एवर यू वॉन्ट सालाना। जैसे ये समीर का एग्जाम्पल, सालाना उसका खर्चा रहेगा 18, मान लो राउंडेड ऑफ टू 20 lakhs। ही नीड्स अ 25 CR कॉर्पस। थिंक ऑफ थिंक ऑफ अ बिगर नंबर। हाउ बिग शुड दैट नंबर बी? उसका ये कनेक्ट डॉट मार्सलस के अगर थ्रू आप कांटेक्ट करोगे, एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में हम आपको दे देंगे, फ्री है, आप ले लीजिए, सॉफ्टवेयर का फ़ायदा फ्री है। इट विल गिव यू प्रीटी एक्यूरेट असेसमेंट कि कितना आपको पैसा चाहिए, ठीक है? फिर अगर आप सॉफ्टवेयर को बता दो, इंटायरली अप टू यू है, अगर आप बता दो हमको कितना आज आपके पास है, तो फिर हम वो आपको जर्नी भी बता देंगे कि आपको गिवन आपने क्या, आपने बोला है आपको कब रिटायर करना है, आपने बोला है कितना खर्चा करना है, आपको हम आपका टारगेट अमाउंट बता देंगे। आप बता दो आज कितना है, फिर हम बोलेंगे कितने से आपको ग्रो करना है। और वो ग्रोथ लाने के लिए कितना इंडिया होना चाहिए, कितना बाहर होना चाहिए, कितना सोना होना चाहिए, कितना बॉन्ड्स होना चाहिए, वो भी हम आपको बता देंगे। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल बेसिक है। ये अगर बेसिक ढांचा दिमाग में आ गया तो आपके लिए प्लानिंग ईजियर हो जाता है। एक है फायर, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली बाय चॉइस। और दूसरा ट्रेंड है आईटी में कि अभी जो एआई का आ रहा है, आपने बताया कि जो 40 के आसपास लोग हैं उनके जॉब्स जा रहे हैं और शायद उसी उसी वैल्यू पे, उसी सीटीसी पे वापस नहीं आएंगे। तो आपका जो एजम्पशन है कि 35 वर्किंग अप टू 60 एंड देन लिविंग फॉर 25 मोर ईयर्स, एक केस में वॉलंटरीली जा रहा है फायर के, और जो रिसेशन या जॉब कट्स आ रहा है उसमें फोर्सफुली जा रहा है, तब पैसे कैसे मैनेज करेंगे? ये फायर वाला मेरे को काफ़ी अच्छा है, उसको अर्बन मिथ बोलता हूँ। मुझे ये शख्स, मुझे कोई ये फायर वाला है तो बताइए, मैं भी मतलब इच्छुक हूँ जानने के लिए। होता ना, जैसे मैं जब बच्चा था मैं सचिन तेंदुलकर बनने की इच्छा रखता था, तो मतलब इच्छा अच्छी है। शाहरुख खान मेरे स्कूल से है, तो ऐसा है, हमारे पूरा स्कूल दिल्ली में बड़ा सा स्कूल है, एक शाहरुख खान है, तो वैसे एक फायर का पर्सन हो सकता है। तो एक हमारे लिए कैसा इंस्पिरेशन जैसा है, ठीक है। बट द बिगर रियलिटी इज व्हाट विनायक इज सेइंग। जॉब जारी है। अभी हमारे बॉम्बे में मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्तों में हमने एक एक स्लोगन बनाया है। मैं 50 का हूँ ना, तो मेरे 50th बर्थडे पे मेरे दोस्त रिश्तेदार ने मेरे को बोला कि सौरभ तुमको पता है 50 इज़ द न्यू 60। तो मैं समझ गया क्या बोल रहे हैं। मैं बोला कि बस ठीक है, अभी भी जॉब है, मार्सलस में कुछ मेरे को रखा है, जब निकाल देंगे मैं भी सोचूंगा। बट जोक्स अपार्ट, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। काफ़ी मुझे दिक्कत दिख रही है 40 के ऊपर। And Vinayak is right. What employers are doing very cannily, rightly, and we are also shareholders in these firms. They are saying, अगर कोई 40-50 वर्षीय है, महंगा है, we can replace him or her with a cheaper 30-35-year-old and some AI. So the owner is a capitalist. So he's saying मैं क्यों खर्चा करूँ 40-50-year-old का? And he's also right. Once a 40-50-year-old loses their job, बहुत tough है to get back into the game. सो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दैट गिग वाला गेम इज कमिंग इन टू प्ले। तो चंडीगढ़ में मैं देख के आया, ऐसे जो बड़े आईटी कंपनी के लोग जिनका जॉब गया है, दे हैव गॉट टुगेदर, ईच इज डूइंग देयर ओन गिग वर्क, बट एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं, विनायक तूने वो प्रोजेक्ट देखा, वर्क में आया, विनायक बोल रहा है सौरभ तूने वो देखा। तो एक नॉलेज शेयरिंग हो रही है, रादर देन वर्किंग अलोन फ्रॉम देयर बेडरूम। एक शेयर्ड ऑफिस में गप्पा गप्पी हो रही है। सुनने को आ रहा है कि देहरादून में भी ये हो रहा है, नागपुर में भी सुन रहा हूँ हो रहा है, कोयम्बटूर में हम देख के आए कि काफ़ी चहल पहले है ऐसा क्राउड का। सो रोजगार का तरीका मिल जा रहा है, राइट? ऑब्वियसली यू गो थ्रू अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन कि बॉस क्या करूँ, बट मोस्ट पीपल आर रियलाइजिंग कि आ रहा है, इट्स अ स्लो बर्निंग प्रोसेस। एंड हमारा जो समझ है इस मुद्दे का अभी सिर्फ झांकी है। व्हाट इज करेंटली हैपनिंग नो इन टर्म्स ऑफ एआई का प्रहार, वी आर ओनली इन द ट्रेलर वाला फेस। एज द years go by, the impact of this will rise, and not just on coders. As I said, मेरा एक दोस्त है, हेड ऑफ रिस्क था इन इंश्योरेंस कंपनी, उसका जॉब गया। एज आई सेड, हिज एम्प्लॉयर सेड चीपर पर्सन एंड एआई, राइट? तू निकल, चीपर पर्सन एंड एआई। आई हैव सीन फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर इन मीडिया, वो टीवी का प्रोग्राम शेड्यूल करते थे,
उनका जॉब गया. ही नाउ डज गिग वर्क फॉर वेरियस यूट्यूब चैनल्स. आई हैव सीन फ्रेंड्स इन रिलेटिव इन फाइनेंस में वो अकाउंट्स पेबल में थे, राइट. वो एआई हो गया तो उनका जॉब चला गया. सो री इन्वेंशन करना पड़ेगा और री इन्वेंशन से कमाई आएगी. बट इसमें एक दिलचस्प मुद्दा है. अब आप बड़े फर्म में काम करते हो ना, आप इन सारे फाइनेंस वाले मुद्दे जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, कितना रिटायरमेंट, कितना खर्चा, उतना सर नहीं खपाते. बिकॉज योर एम्प्लॉयर इज योर फाइनेंशियल प्लान. इफेक्टिवली आपका करियर बोनस, प्रमोशन, पे राइज, अप्रेजल इज योर फाइनेंशियल प्लान. नो, इसलिए आप ज़्यादा दिमाग नहीं खपाते कि कब रिटायर करूंगा, कितना खर्चा आएगा, कितना बचत करना है. बट वो अंदाता तो चला गया, वो अंदाता अब चला गया. एंड देयर फोर यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. वट वी आर सेइंग इज वी आर हैप्पी टू हेल्प, right. We are using the same technology that is resulting in the world being disrupted. We are using that पॉजिटिवली. उसी टेक्नोलॉजी के बदौलत हम आपको बता सकते हैं कितना आपको सेव करना है, कैसे करना है. क्रेडिट टू भारत सरकार, वो आपको मदद कर रहा है पूरे दुनिया भर में निवेश करने का. रादर दैन इन्वेस्टिंग इन अ टाइनी मार्केट, इंडिया पूरे दुनिया में निवेश करने की सहूलियत दे रहा है. टैक्स एफिशिएंट तरीके से दे रहा है, कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से दे रहा है. टेक्नोलॉजी आपको इजीली हेल्प आउट करने में इजीली फिगर आउट करने में हेल्प कर रहा है कि कितना सेव करना है. एंड गिग वर्क का ज़माना पूरे सामने है, पूरे दुनिया का गिग वर्क है. मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है एट वन लेवल. मैं हमेशा चेंज का पुजारी रहा हूँ. चेंज आई ऑलवेज सीन, सागर मंथन जो नंदिता ने बोला, आई ऑलवेज सीन दैट एज अ रिन्यूअल, राइट. हर एक बड़ा देश, दुनिया का हर एक बड़ा देश एवरी 30 ईयर्स पुराना खत्म हो जाता है, नया शुरू होता है. अब अमेरिका जाइए, अमेरिका हैड आई वेंट फर्स्ट टाइम इन द 90s. मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड कंट्री था, राइट. सो डिट्रॉयट, मिशिगन, क्लीवलैंड, ओहायो, पूरे दुनिया का गाड़ी, लोहा वगैरह बनता था, ठीक है. आज अमेरिका जाएं, डिट्रॉयट, मिशिगन काम पे जाता हूँ, क्लीवलैंड, ओहायो जाता हूँ, पूरा सन्नाटा है बॉस, पूरा सन्नाटा है. बिकॉज ऑल द मैन्युफैक्चरिंग हैज गॉन टू चाइना. सिलिकॉन वैली दुनिया का अब सेंटर बन गया. 30 साल में वो देश, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी, 30 साल में पूरा पलटी मारा है. चाइना itself 30 years ago स्वेट शॉप, टी शर्ट, टॉयज, दिवाली के कलर, होली, कभी कभी सॉरी दिवाली के पटाखे, होली के कलर, ये सब चाइना में 30 साल पहले बनता था. अभी चाइना सुपर हाईटेक. जब तक आईफोन इंडिया में बनना शुरू नहीं हुआ, अभी तो 4 साल पहले आईफोन इंडिया में बनना शुरू हुआ, उसके पहले सारे आईफोन आते थे चाइना से, राइट. एंड दे वर नॉट चीप एंड चेयरफुल, दे वर प्रीमियम प्रोडक्ट्स. तो चाइना दुनिया का सबसे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग अभी चाइना में हो रहा है. 30 साल में चाइना ने पूरा छलांग मारा. इंडिया का 91 का आईटी सर्विसेज मॉडल हमारे सामने टूट रहा है. आप लोगों ने टीसीएस का रीसेंट रिजल्ट देखा, 2 दिन पहले रिजल्ट आया टीसीएस का, करारा रिजल्ट था, राइट. कोई भी अगर सोया हुआ है, कोई वॉच कर रहा है, ये सोया हुआ है, मैं टीसीएस का रिजल्ट का मैं एक समरी दे देता हूँ. टीसीएस बोला कि हमारा एआई रेवेन्यू 15% से भाग रहा है. अच्छी बात, एक्सपेक्टेड, अच्छी बात. टीसीएस ये भी बोला कि ओवरऑल रेवेन्यू 5% से चला है. तो अगर हम मैथ्स करें, दैट मीन्स नॉन एआई रेवेन्यू जो है टीसीएस का श्रिंक हुआ है 5% से. अब गेस कीजिए, टीसीएस की ज़्यादातर स्टाफ एआई काम पे है या नॉन एआई काम पे है, राइट. डजंट टेक टू मच टू गेस नो क्या ढांचा है. एंड मेरे ख्याल से बाकी आईटी सर्विसेज कंपनीज का सेम रवैया रहेगा रिजल्ट्स में. एक्सेंचर जो बाहर लिस्टेड है, जिसके शेयर्स में जब काम करता था मेरे को दिए गए थे, उसका भी सेम स्टोरी है. एआई रेवेन्यू भाग रहा है, नॉन एआई रेवेन्यू श्रिंक हो रहा है. मोस्ट स्टाफ आर इन, मेजॉरिटी स्टाफ आर इन नॉन एआई रेवेन्यू, राइट. सो दुनिया बदलेगी, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है. टेक्नोलॉजी चेंजेस फास्टर देन ह्यूमन बिहेवियर. टेक्नोलॉजी चेंजेस फास्टर देन ह्यूमन बिहेवियर. उसी में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी उसी में है. अपॉर्चुनिटी भी उसमें है. सोचिए कितने नए बिजनेसेस बनेंगे, जो नया दुनिया बनने वाला हमारे सामने. इंडिया में कितने नए बिजनेसेस बनेंगे हेल्पिंग पीपल डील विद द न्यू वर्ल्ड. एक बिजनेस बाय द वे खत्म होगा, एक बिजनेस इंडिया में खत्म होगा, ये रट्टाबाजी करके एंट्रेंस एग्जाम देने का. ये स्टोरी, ये नाटक बहुत शीघ्र ही खत्म होगा. प्रश्न आहेत लोकांना, म्हणून शेवटच्या आधीचा प्रश्न, पेनल्टीमेट प्रश्न. आप गिग वर्क के बारे में बहुत बोल रहे हैं. जो हमने हमारे थिंक मीट में भेजा था, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यही आया है. वंस यू आर इन गिग वर्क, आपको पैसे 1 तारीख को नहीं मिलते. तो अभी क्या हुआ है कि लोग हैज शिफ्टेड टू म्यूचुअल फंड, एसआईपी. 5 तारीख को जाता है, 10 तारीख को जाता है, 15 तारीख को जाता है. असेट है जो लोग अभी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं. लेकिन जब गिग वर्क में जाएंगे, तब
एक साथ पैसा नहीं आएगा, तो इन्वेस्टमेंट, उसका डिसिप्लिन, उसके रिटर्न्स कैसे प्लान करेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो दो मुद्दे इंडिया में एक्चुअली साथ साथ आए। नंदिता ने बोला ना, कर्जा हमने कंट्री के, अगर कंट्री के नाते देखे तो कर्जा हमने भयंकर उठाया है। वी आर द मोस्ट कर्जदार मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड। आरबीआई रिपीटेडली बोल रहा है कि नेट हाउस होल्ड सेविंग मतलब सेविंग माइनस बोरोइंग डिवाइडेड बाय कमाई, ये हमारा पूरा टूट गया है। हाउस होल्ड सेविंग पूरा दब गया है, 50 साल के लो पे चल रहा है। राइट, हमारा बाय द वे बहुत दिलचस्प मेंटल इमेज है कि हम बहुत पैसा जोड़ के सावधानी बरत रहे हैं। राइट, आप लोग पुणे में अभी अभी सैटरडे शाम एक मॉल में जाइए, वो इमेज मेरे ख्याल से आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा। हम दनादन पैसे उड़ा रहे हैं। एज विनायक इज सेइंग, गिग वर्क के वर्ल्ड में ये थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि गिग वर्क में वो मार्सलस हो या सोशल मीडिया में गिग वर्क हो, यू गो थ्रू फीस्ट, बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, आपको लगता है भगवान आप ही हो। फिर famine, सूखा, 3-4 साल सूखा। राइट, I've seen many different, I've seen cousins who are in Bollywood, I've seen cousins who are in sports, I've seen my own life, feast famine, कभी मिडिल होता ही नहीं है, कभी मिडिल होता ही नहीं है। राइट, इनफैक्ट when you see other salaried people, no, and you see them relaxing on Saturday, you sort of think, बॉस ये कैसे कर रहा है? My wife also says, देख उसको, देख कितना शांति से वो सैटरडे इवनिंग बियर पी रहा है। मैं बोलता हूँ, बॉस तू बियर कैसे पी रहा है? कुछ कर, कुछ काम कर, 24 घंटे काम कर। राइट, सो गिग वर्क इज लाइक दैट। यू हैव टू क्रश योर कॉस्ट ऑफ लिविंग, यू हैव टू क्रश योर कॉस्ट ऑफ लिविंग, यू हैव टू थिंक वेरी एक्टिवली 24 घंटे कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे गिग को बड़ा करूँ, कैसे कमाई करूँ। राइट, इफ यू डोंट डू सो, वो प्रॉब्लम है। राइट, नाउ इसमें यू कैन नाउ लिंक दिस टू द पॉइंट नंदिता मेड, मिडिल क्लास क्यों पिस रही है। गिग वर्क इज लाइक आईपीएल। आईपीएल में क्या होता है, रोहित शर्मा विराट कोहली को यहाँ पे कमाई होता है। राइट, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट, कुछ 20-30-40 करोड़ का कमाई। एंड द एवरेज फर्स्ट क्लास रणजी क्रिकेटर, साल में उसका 1 करोड़ बन गया, 50 लाख बन गया, 30 लाख बन गया, तो वो बोलता है बॉस लकी हूँ मैं। सो आईपीएल, एनी फ्री मार्केट, विंबलडन, आईपीएल, डिस्पैरिटी इज गिवन। इसको बोलते इकोनॉमिक्स में बोलते हैं थ्योरी ऑफ टूर्नामेंट्स। राइट, थ्योरी ऑफ टूर्नामेंट्स, इसके लिए भी एक बंदे को नोबेल प्राइज मिला था, दिखाने के लिए कि कोई भी फ्री मार्केट का उथल पुथल होता था ना, रिवॉर्ड्स को डिस्प्रपोर्शनेटली टू टॉप 1%, नीचे के लोगों को ज़्यादा मिलता नहीं है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये करना बहुत पंगे वाला होता है, बिकॉज द मालिक सेज अप्रेजल होगा आपका। राइट, अगर आप सेम डिपार्टमेंट में हो, आई कांट से ही इज गोना अर्न 10 टाइम्स परिमल। उस परिमल बोलेगा बॉस मैं सेम काम कर रहा हूँ, वो भी कैमरामैन, मैं भी कैमरामैन, हाउ कैन यू पे हिम 10x? बट फ्री मार्केट सेज विराट कोहली एंड रणजी बैट्समैन। सो ये गिग वर्क के वर्ल्ड में होगा। गिग वर्क के विराट कोहली आएंगे, राइट, गिग वर्क के विराट कोहली आएंगे, दे विल मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स, दे विल मेक 10x मोर देन दे वुड मेक इन अ लार्ज जॉब। एंड देयर विल बी अदर ऑफिस वर्कर्स who in the office were all right, but they will suffer in the gig work world. So naturally, the average person will have to save more. But ये दरार बन जाएगा, everything that was once upon a time equal because you were all grade 6.2 in a large corporate, salary bonus, appraisal, 9.1% pay rise, वो स्टोरी खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हो, सोशलिज्म का लास्ट रेफ्यूज था the corporate appraisal system. That last refuge of socialism is crumbling because AI is shredding it. Right? Not me, मेरी गलती नहीं है, मेरे को दोषी ठहराना। AI is shredding it. अब हम सबको कैपिटलिस्ट बनना पड़ेगा। अभी तो हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने एक सर्वे किया अभी महाराष्ट्र का, तो सिर्फ 10-12% लोग अभी इक्विटी में है। तो मेजॉरिटी अभी भी रियल एस्टेट चल रहा है, उसके बाद गोल्ड आता है, उसके बाद इंडियन इक्विटी आता है। तो वही जनरल क्वेश्चन है, सोने का आगे क्या होगा, कौन से सेक्टर में बूम आएगा, कौन से सेक्टर में मत इन्वेस्ट करो। हाँ जी, तो इंडिया कर लेते हैं, फिर ग्लोबल करते हैं। राइट, क्योंकि काफ़ी लोगों को चिंता होती है कि इंडिया में पता है नहीं, तो इंडिया में हमको लग रहा है 3 जगह पे अच्छा पैसा बनेगा। सो देखिए, एक बड़ा ट्रेंड है, कुछ हद तक छोटे में समझाते हैं, बड़े में कभी और समझाएंगे। सरकार
सरकार जो हमारे देश में ना पुल बैक करती रहेगी, तो हेल्थ केयर से सरकार ने मोटा मोटी हाथ हटा लिया है। दे आर सेइंग अगर आप पुअर हो आपको हम आयुष्मान भारत देंगे, अगर आप रिच हो आप मेडिकेयर खरीदो, राइट। एज अ रिजल्ट हेल्थ केयर में प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला है। तो हॉस्पिटल, पैथ लैब, दवाई, मेडिकल डिवाइसेस ये खूब चलेगा हमारे देश में, राइट। अगला 10 साल चलेगा बिकॉज देर इज नो सरकार नाउ टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, राइट। तो ये पहला थीम है मेरे ख्याल से, मतलब एवरग्रीन थीम रहेगा, प्रोवाइडेड यू डोंट बाय समथिंग क्रेजी वैल्यूएशन पे आपका पैसा बन जाएगा। दूसरा है रुपी टूटता रहेगा, राइट, क्योंकि जो कमाई हमारी आती थी आईटी सर्विसेज से वो घटती रहेगी। हम ये कैमरा और ये फ़ोन खरीदते रहेंगे तो रुपी टूटता रहेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर है, जो हड़पसर, पिंपरी चिंचवाड़, होसूर, मानेसर में जो पुर्जा बना रहा है गाड़ी के लिए, टू व्हीलर के लिए, प्रिसिशन इंजीनियरिंग का पुर्जा बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर का खूब धंधा चलेगा। सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में हम लोग दबा के पैसा लगा रहे हैं, हमारे कोलीग्स नंदिता इंक्लूडेड दबा के रिसर्च कर रहे हैं और हम हर हफ्ते पैसा लगा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि रुपी टूटता रहेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया साइन कर रही है, भारत सरकार बखूबी से शानदार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करके ला रही है। हमारे को पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया को बराबरी मिल रहा है बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम के साथ। करेंसी भी टूट रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी आ रहा है, और वेस्ट को चाइना से चिढ़ है, वेस्ट को चाइना से चिढ़ है, वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है, वो पूरा फायदा हमको मिलेगा। तो दवा सॉरी हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स। और तीसरा जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, सेविंग्स रेट मजबूरन बढ़ना पड़ेगा। देर इज़ नो वे वी कैन कैरी ऑन लाइक दिस, इतना कर्जा उठाना क्रेजी है, राइट। ब्रेक पॉइंट में विस्तार में समझाया है, डिटेल में समझाया है, राइट। सो सेविंग्स रेट बढ़ना पड़ेगा। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेविंग्स खींचते हैं, राइट, जो बैंक, जो एसेट मैनेजर आपसे सेविंग्स खींचते हैं, उनको खूब फायदा रहेगा। ये 3 थीम हमारे ख्याल से इंडिया में चलेगा। जहाँ पे दिक्कतें मेरे को लग रही आएगी इज द, भारत सरकार को अपना खर्चा घटाना पड़ेगा, राइट। सरकार का टैक्स का आमदनी उतना ग्रो नहीं कर रहा है, तो जाहिर है अगर टैक्स ग्रो नहीं कर रहा है तो आपको आपका खर्चा घटाना पड़ेगा। सो पूरा जो सरकार रिलेटेड रोड कॉन्ट्रैक्टर, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, वो जो इकोसिस्टम बड़ा सा खड़ा हुआ है लास्ट 5 साल में, उसका एक पुल बैक रहेगा। डिस्कस कर रहे थे रियल एस्टेट, बड़े शहर में बॉम्बे, बेंगलोर, गुड़गांव, वहाँ पे रियल एस्टेट में मेरे ख्याल से दबाव बनना शुरू हो गया है, ये बरकरार रहेगा। ये लिंक्ड है टू एक्सेस कर्जा, राइट, ये हमेशा लिंक्ड होता है। तो रियल एस्टेट, भारत सरकार रिलेटेड जो सप्लाई चेन है वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतिए। विदेश में 4 सेक्टर जो नंदिता ने जिक्र किया, पहला है डिफेंस, प्लेन का बैकलॉग, डिफेंस का फाइटर जेट हो, कमर्शियल जेट हो, 10-15 साल का बैकलॉग है। दूसरा है पावर, राइट। एआई, एक गूगल सर्च के मुकाबले एआई 10 गुना ज़्यादा पावर चूस रहा है, तो दुनिया को हर साल करीबन $1 ट्रिलियन खर्चना है न्यू पावर कैपेसिटी पे। तीसरा है पूरा डेटा सेंटर, अभी दुनिया के पास 50 गिग का, विनायक 50 गिग का डेटा सेंटर लगा है। अगले 4 साल में ये नंबर 3 गुना से ज़्यादा छलांग मारेगा, करीबन 50 का 160 गिग होने वाला है। एक एक गिग $50 बिलियन लगता है। उस $50 बिलियन का 35 बिलियन तो एनवीडियाई खा जाता है, बाकी 15 बिलियन कूलिंग लिक्विड, स्विच बोर्ड, जेनसेट वगैरह में लगता है। तो पूरा डेटा सेंटर का जो स्टोरी है, सालाना 700 से $800 बिलियन खर्चा है। तो डिफेंस में 1 ट्रिलियन, पावर में 1 ट्रिलियन, डेटा सेंटर 700 से 800 बिलियन। एंड फाइनली जो हम बोल रहे हैं कि दुनिया भर में मिडिल क्लास के लिए भयंकर संकट है, बिकॉज एआई इज़ अ फंडामेंटली मिडिल क्लास अनफ्रेंडली टेक्नोलॉजी। एआई इज़ अ मिडिल क्लास अनफ्रेंडली टेक्नोलॉजी। मिडिल क्लास की जो ऑफिस के जॉब थे वो एआई खा रही है। वो सियाटल में भी हो रहा है, सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, राइट। उसकी वजह से अल्ट्रा लग्जरी जो है, जो जो कंपनी चलाने वाले हैं, उनका बोलबाला है। दे आर अर्निंग $बिलियंस एंड दे वांट टू शो ऑफ। अगर मैं इजिप्ट का फेरो हूँ तो मैं पिरामिड लगाता, अगर मैं शाहजहां हूँ तो मैं ताजमहल लगाया। तो आज के जो शाहजहां हैं, आज के जो फेरो हैं, वो बोल रहे हैं आप मेरा फेरारी देखो, आप मेरा बर्किन बैग देखो, आप मेरा लुई विटॉ का बैग देखो, आप मेरा मोए हेनेसी का शैम्पेन पियो, राइट। तो वो पूरा सेटअप में निवेश करना मेरे ख्याल से लॉजिकल रहेगा, अल्ट्रा लग्जरी का सेटअप। तो ये 4 जगह दुनिया में पैसा लगा रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, इस प्रकार का कैपेक्स विनायक कभी वर्ल्ड ने देखा नहीं है। कुछ एट वन लेवल तो आश्चर्य होता है कि हमारे आंखों सामने हो रहा है, इतना खर्चा, इतना कैपेक्स, इतना पावर प्लांट, इतना डेटा सेंटर, इतना फाइटर जेट, इतना कमर्शियल जेट का जिंदगी में मैंने डिमांड नहीं देखा। 5 years ago you had you asked me
कि ऐसा होगा, आई वुड हैव सेड पॉसिबल नहीं है। मतलब थोड़ा ताज्जुब होता है क्या हो रहा है, पूरा क्रांति चल रहा है दुनिया में। थोड़ा सा खराब लगता है, थोड़ा सा सैड लगता है कि हम लोग उससे थोड़े से परे हो गए हैं। बट मेरे को लग रहा है इसका बैकवॉश आएगा। हमारे पुणे में ही दिख रहा है कि कुछ सप्लायर्स को डिफेंस कंपोनेंट्स का ठेका मिल रहा है, यहाँ पे बैठे बैठे यूरोप में डिफेंस कंपोनेंट्स का ठेका मिल रहा है। एआई का सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम, एआई टेक्नोलॉजी का सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम कुछ पुणे के आईटी कंपनीज को आ रहा है। सो कुछ कुछ नॉक ऑन इफेक्ट्स हैं। बट जैसे मैं बोल रहा था, इंडिया में कुछ थीम काम करेंगे वो अलग थीम होंगे, बाहर कुछ थीम काम करेंगे वो अलग होंगे। डाइवर्सिफाई कर लीजिए, आपका लाइफ और स्टेबल बन जाएगा। खूप खूप आभार की तुम्ही इतक्या सगळ्या गोष्टींवरती आम्हाला माहिती दिलीत. ब्रेक पॉईंट नंतर कुठं इन्व्हेस्ट करायचं ते सांगितलं आणि AI आणि वॉरच्या कालावधीत पुढं कसं जायचं याची माहिती दिलीत. एपिसोडमध्ये इथंच थांबूया.